हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वह आप लोग अवश्य वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक कहते हैं शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो अपवर्तनांक को n द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये अपवर्तनांक का फार्मूला हो गया। शून्य में प्रकाश की चाल को किससे के द्वारा लिखते हैं, तो c के द्वारा, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को किसके द्वारा, तो v के द्वारा लिखते हैं। ठीक है। जैसे दे दे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पूछता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। पानी का कितना होता है अपवर्तनांक, तो 1.33। केरोसिन का कितना होता है, तो 1.44। एल्कोहल का कितना होता है, तो 1.36। कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63 होता है। ठीक है। आगे दिया है बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, जैसे बेंजीन, बर्फ, सेंधा नमक और हीरा। अब पूछ देगा कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है 2.42। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले दिया है कि यहाँ पे दिया है कि शून्य में प्रकाश की चाल। तो हम जानेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है। शून्य में बोल दे या वायु में बोल दे या निर्वात में, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसमें प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी पूछेगा, आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड के ऑप्शन के स्थान पे दे देगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आगे दिया है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे है जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल यानी कि पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लिखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। ये आंसर लिखने से पहले अंतर लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है। एक तरफ लिख देंगे उत्तल लेंस और दूसरे तरफ अवतल लेंस। उत्तल लेंस में 1 नंबर लिखेंगे
यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है वह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है यह किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, यानी कि जो अवतल लेंस होता है वह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला, यानी अवतल लेंस किनारे पर मोटा होता है और उत्तल लेंस किनारे पर, और जो है यह किनारे की अपेक्षा, यानी कि अवतल लेंस जो है किनारे पर मोटा और बीच में जो है पतला होता है। आप लोग लेंस यानी कि जो चश्मा में नीचे लगा होता है, ऐसे जैसे ये चश्मा हो गया तो यहाँ पे लगा होता है लेंस, अगर मोटा लगा होगा, किनारा पर मोटा होगा तो वह कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। और अगर बीच में मोटा होगा तो वो होगा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला अंतर लिखेंगे, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी लेंस इसका दूसरा नाम है। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अपसारी लेंस। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी, यानी इसका जो फोकस होता है वह वास्तविक होता है, यानी कि इसका फोकस जो होता है वह वास्तव में होता है। और अवतल लेंस का जो फोकस है वह आभासी यानी कि काल्पनिक होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है। ठीक है, अगला अंतर है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी क्या होता है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर उत्तल लेंस का और अंतर पूछे तो उत्तल लेंस में और अंतर क्या लिख सकते हैं? तो उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है वह निकट दृष्टि दोष के उपचार में भी होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के, उत्तल लेंस में जो उत्तल लेंस का उपयोग होता है दूर दृष्टि के उपचार में, और अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के उपचार में। आगे उत्तल लेंस को रीडिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कि जो चश्मे में पढ़ने के लिए लेंस लगाया जाता है वह उत्तल लेंस का ही होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस को रीडिंग लेंस भी कहते हैं। जो माइक्रोस्कोप में लेंस लगाया जाता है वो भी होता है उत्तल लेंस। और यानी कि पूछ दे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर दर्पण सूत्र पूछे तो दर्पण सूत्र होता है 1/f, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस सूत्र पूछे तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया लेंस सूत्र और ये हो गया दर्पण सूत्र। ये दोनों भी को एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे केवल चिन्ह बदल देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, कभी प्लस कर देगा, कभी इसको इधर उधर क के लिख देगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है, इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। यानी कि खून क्या है और इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यानी रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यानी कि एक हेल्थी व्यक्ति में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4।
आगे लिखेंगे रक्त के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो पहला है रक्त का प्रमुख संगठन आरबीसी। इसके बारे में लिखेंगे तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तो रेड ब्लड सेल होता है। ये आरबीसी का पूरा नाम है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु पलीहा में। यानी कि आरबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है और निर्माण पलीहा और मृत्यु जो है पलीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 20 से 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो पलीहा में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी। तो इसका निर्माण, इसका पूरा नाम क्या है, तो वाइट ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु पलीहा में होता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम है वह वाइट ब्लड सेल है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, यानी कि आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। ठीक है, अगला है प्लेटलेट्स। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी प्लेटलेट्स का भी निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। यह रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। यानी जो प्लेटलेट्स है यह रक्त को यानी कि खून को जमाने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 1 दिन का होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। अगला हमारा क्वेश्चन है रक्त के प्रमुख कार्य को लिखें। तो रक्त का प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है शरीर के तापमान को संतुलित करने में। यानी हमारे शरीर के तापमान यानी कि टेम्परेचर को संतुलित करने में। अगर हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, तो हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, दूसरा है गैसों के आदान प्रदान में, यानी कि गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तीसरा है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में, यानी कि रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में भी रक्त का प्रमुख कार्य है ये। चौथा है श्वसन के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े तक पहुंचाने में, यानी श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उसे फेफड़ा तक पहुंचाने में रक्त का प्रमुख कार्य है। आगे देखेंगे प्रमुख पीएच मान कौन कौन से हैं। तो पहला है अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है। सिरका का पीएच मान होता है 3। पसीना का पीएच मान होता है 4.5। अम्ल वर्षा का कितना होता है, तो 5.6। पेशाब का होता है 6। दूध का कितना होता है, तो 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। खून का पीएच मान होता है 7.4 और चूना जल का पीएच मान होता है 11। अगर पूछ दे कि पीएच मान यानी कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था। ठीक है, और पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक होता है, यहाँ से ऐसे 0 से लेकर 14 तक, और बीच में होता है 7। 0 से लेकर 7 तक होता है अम्ल। ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक होता है भस्म या क्षार बोल दें। ठीक है, उसके बाद जो 7 होता है यह उदासीन होता है, यानी कि जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि जल भी एक उदासीन विलयन है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।